नमस्कार, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम इससे पहले वाले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अभी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो किस फॉर्म में आगे ले लेता है, वो उसके 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 इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इफ़ेक्ट में क्या होंगे, या तो एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करेंगे और नहीं तो एम्प्लॉयर लॉकआउट करेगा। ध्यान रखिएगा, MCQ का क्वेश्चन है। स्ट्राइक जब भी होगी या तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा होगी और नहीं तो एम्प्लॉय के एसोसिएशन के द्वारा होगी, जिसको ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। ट्रेड यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्ट्राइक जब भी होगी तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा होगी, वर्कर के द्वारा होगी, लेबर के द्वारा होगी। और लॉकआउट जब भी होगी एम्प्लॉयर के द्वारा होगी। एम्प्लॉयर एसोसिएशन भी हो सकते हैं और नहीं तो सिंगल एम्प्लॉयर भी हो सकता है। ये स्ट्राइक जो है अपनी बात मनवाने का एम्प्लॉयज़ का तरीका है, और लॉकआउट जो है अपनी बात पे अडिग रहने का एम्प्लॉयर का तरीका है। MCQ में इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्राइक जो होता है एम्प्लॉय का वीपन कहा जाता है और लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर का वीपन कहा जाता है। आइए इसको समझते हैं कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है, इसको आकर के देखते हैं। आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम पहले क्लास में कर चुके हैं। अब आउटकम उसका क्या होता है, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। The consequences of an industrial disputes are hazardous to the employer, employees, organization, society and economy. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चाहे जिसके कारण हो, चाहे वो स्ट्राइक के फॉर्म हो और चाहे लॉकआउट के फॉर्म में हो, उसका जो कंसिक्वेंस जो होता है ना, वो हजार्डस होता है, वो खतरनाक होता है, घातक होता है, नुकसानदेह होता है। एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉय के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी और होल इकोनॉमी के लिए भी, सब पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो, यहाँ तक स्ट्राइक और लॉकआउट तक ना पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। However, it is taken as a useful tool by the workers to raise their voice and put up their demands in front of the management or employers. क्या होता है, एम्प्लॉय जो होती हैं वो अपनी बातों को कहते हैं और जैसे उनकी बातें नहीं मानी जाती वो कहते हैं विल गो फॉर स्ट्राइक, हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इस प्रकार की बातें शुरू होने लगती हैं। तो ये क्या होता है, ये यूजफुल टूल बन जाता है, किनके लिए, वर्कर्स के लिए, किनके लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, किनके लिए, वर्कर्स एसोसिएशन के लिए, उनके लिए एक यूजफुल टूल है। हमारी बातें मैनेजमेंट कहने से मानेगी, अगर कहने से नहीं मानेगी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से मानेगी, और अगर उससे नहीं मानती है तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हड़ताल करेंगे। कैसे नहीं हमारी बातें मानी जाएगी। तो ये जो है स्ट्राइक जो है एक यूजफुल टूल है जो वर्कर्स के द्वारा यूज किया जाता है। It employers the laborers and protect their right of speech in the organization. इससे क्या होता है, it empowers the laborers and protect the rights of speech in the organization. ये जो पावर है, ये जो स्ट्राइक का पावर है, ये जो स्ट्राइक नाम का यूजफुल टूल है, इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की बातों को सुनी जाती है, एम्प्लॉयज़ का राइट प्रोटेक्ट रहता है, और इसलिए इसको एक यूजफुल टूल के रूप में हम देखते हैं। तो जो ये स्ट्राइक है, आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, थोड़ा सा देखने में आपको बड़ा लगेगा, मैं इसको आपको आसान करके बताऊंगा। आउटकम जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दो ही हो सकते हैं। अगर वर्कर नाराज तो स्ट्राइक करेगा, और अगर एम्प्लॉयर नाराज तो लॉकआउट करेंगे। लॉकआउट का कोई वैरायटी नहीं होता। लॉकआउट मतलब कंपनी बंद, ताला लगा दिया गया, जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, उसमें लॉक लगा दिया गया, उसको लॉकआउट कहते हैं। फैक्ट्री बंद, कल से काम बंद, आने की ज़रूरत नहीं है,
नमस्कार, नो वर्क नो वेज पॉलिसी है। तो आप समझिए, आपका काम समझिए, ये एम्प्लॉयर का हो गया। स्ट्राइक जब करना होगा तो स्ट्राइक के कुछ वैरायटी होते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं और कुछ अदर्स वैरायटी में होते हैं। सो स्ट्राइक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक चीज़ को ध्यान से रखेंगे। इसमें से यूपीएससी बहुत से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सो आइए ऐसे तरीके से पढ़ें कि हर क्वेश्चन का हम आंसर दे सकें। It is a way through which a group of workmen exercise pressure on the management by stopping the work and protesting against the employers to get their demand fulfilled. So strike में क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कमैन, एक आदमी के स्ट्राइक करने से कुछ होने वाला नहीं है, दूसरा वर्कर को रख लेगा, तीसरा वर्कर को रख लेगा एम्प्लॉयर। सो एक आदमी से स्ट्राइक होता भी नहीं, इट्स कलेक्टिव इफोर्ट है। ये एक तरीके का प्रेशर है मैनेजमेंट पे। क्या करते हैं, इसमें काम बंद कर देते हैं। हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप हमारी बातें नहीं मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इस स्ट्राइक का यूज हमारे घरों में भी कभी कभी हो जाता है। जब तक उनका डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तब तक बहुत प्रकार के कार्य रुक सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, स्ट्राइक का मतलब क्या है, स्टॉपेज ऑफ वर्क, और इसके अलावा क्या है, प्रोटेस्टिंग भी है, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स टू गेट देयर डिमांड फुलफिल्ड। सो एक तो ये काम बंद करते हैं और दूसरे धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इसलिए कि हमारी बातें मान लीजिए। तो इसलिए स्ट्राइक जो है कई फॉर्म में हो सकता है, आइए उसको जानते हैं। ये प्राइमरी है, और प्राइमरी स्टार्ट्स फ्रॉम घेराव, पिकेटिंग, स्टे अवे स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक, लाइटनिंग स्ट्राइक, गो स्लो स्ट्राइक, वर्क टू रूल स्ट्राइक। आइए वन बाय वन इसको देख लेते हैं। सो प्राइमरी स्ट्राइक में क्या होता है, द स्ट्राइक्स विच आर डायरेक्टली प्रोजेक्टेड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्राइक, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन। सो प्राइमरी स्ट्राइक का मतलब ये सीधे सीधे तौर पर एम्प्लॉयर पर अफेक्ट करता है। ये सीधे सीधे, इट इज डायरेक्टली प्रोजेक्टेड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स, सो इसलिए इसको प्राइमरी स्ट्राइक कहते हैं। सबसे पहले घेराव है। घेराव हिंदी का शब्द है। घेराव रेफर्स टू फिजिकली इनसर्किलिंग द मैनेजर्स बाय वर्कमैन to create a restricted area where no one can move in or out. The targeted managers are humiliated through abuses, also they are restricted moving in or out. So घेराव में क्या होता है, मैनेजमेंट के जो डिसीजन मेकिंग जो पर्सन होते हैं उनको एम्प्लॉय का जो एसोसिएशन है, एम्प्लॉय के जो लोग हैं उनको घेर लेते हैं। घेरना मतलब इनसर्कलिंग कर लेते हैं, चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। आईपीसी जो लोग पढ़े होंगे उसके लिए इसमें है, जगह है, ये आईपीसी का ही ये ऑफेंस है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट का एक या दो जो लोग होंगे, एक मैनेजमेंट को 100 लोगों ने घेर लिया, घेर करके कुछ करेंगे नहीं, रोक करके रखेंगे, अपनी बातें बोलते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे, शाउटिंग करते रहेंगे। कई जगहों पे एब्यूज भी यूज किए जाते हैं, गाली गलौज भी किए जाते हैं, धक्का मुक्की भी किया जाता है, ह्यूमिलिएशन किया जाता है। वो ठीक बात नहीं है, और वो मैनेजमेंट को तब तक वहां से निकलने देना नहीं चाहते हैं जब तक वो उनकी बातों को मान ले। ये एक क्रिमिनल तरीका है और इसको अवॉइड करना चाहिए। घेराव हमेशा शांतिपूर्ण शुरू होता है, बट वो कल्मिनेट होता है, वो क्रिमिनल तरीके से कल्मिनेट होता है। तो इसलिए क्या है, घेराव जो है एक तरीके से गाली गलौज का तरीका है, फोर्स का तरीका है। यहाँ पर फोर्स यूज हो रहा है, फोर्स यूज करेंगे, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप नेचुरल कॉल के लिए हम नहीं जाने देंगे, आपको पानी पीने के लिए नहीं जाने देंगे, खाना खाने के लिए नहीं जाने देंगे, धूप में बैठे हैं धूप में ही बैठे रहेंगे, बारिश में बैठे हैं बारिश में ही बैठे रहेंगे। सो घेराव एक तरीके का ऑफेंसिव वे लगता है। कहाँ तक और कितने पीसफुल तरीके से एम्प्लॉय कर पाते हैं, ये जगह जगह की बात होती है।
Picketing is the process of putting up signboards, placards and banners by the workmen to display their protest or dispute in front of the public. लोगों के बीच में अपने बैनर लगा लेना, अपने साइन बोर्ड लगा लेना और वहाँ पर लिखना कि हम मैनेजमेंट के खिलाफ हैं, हम एम्प्लॉयज़ के खिलाफ हैं. To involve maximum workers in the strike, some union one members are made to stand at the factory gate to influence others too. So पिकेटिंग में क्या करेंगे, वर्कर जो है उनके कुछ वर्कर फैक्ट्री गेट पर खड़े हो जाएंगे, बोले कोई काम करने के लिए नहीं जाएगा, यहीं पर खड़ा हो जाओ, यहीं पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओ. इसको पिकेटिंग कहते हैं. और लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते जाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं. ये एक दूसरा प्रेशर टेक्निक है. बाइकॉट. सो आपको पता है बाइकॉट जो है अंग्रेजों के दबाने से चलता आ रहा है. सो एज द नेम सजेस्ट, बाइकॉट रेफर्स टू द इंटरप्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस. सो काम करने नहीं देंगे, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे. It requests the other laborers to temporarily pull back their cooperation with the management and contribute to the strike. So boycott में क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट के खिलाफ जाएंगे, उनके काम को करने नहीं देंगे, उनके काम करने को रोकेंगे, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है उनको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे. जो बाकी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको भी बहला फुसला के, डरा धमका करके अपने पक्ष में लेकर के और बाइकॉट किया जाता है. आपको याद होगा स्वतंत्रता संग्राम के समय भी विदेशी वस्त्रों का हम बाइकॉट किए थे. विदेशी वस्त्रों का हमने होली जलाई थी, विदेशी वस्त्रों को हमने पहनने से मना कर दिया था हमारे पूर्वजों ने. सो ये बाइकॉट है, वहाँ भी चल रहा था, अभी भी स्ट्राइक में चलता है. पेन डाउन स्ट्राइक, ये एक विचित्र टाइप का स्ट्राइक है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिट डाउन स्ट्राइक और टूल्स डाउन स्ट्राइक. इसको पेन डाउन उनके लिए है जो क्लेरिकल स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए टूल्स डाउन स्ट्राइक है, बाकी जो स्टाफ है उनके लिए सिट डाउन स्ट्राइक है. कहने का मतलब ये काम पर तो आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, काम नहीं करेंगे. सो ये फैक्ट्री में आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, काम नहीं करेंगे, अपने जगह पे ये बैठ जाएंगे. साहब बैठे हुए हैं, पेन नहीं चलाएंगे, कंप्यूटर नहीं चलाएंगे. टेक्नीशियन है, अपने टूल्स को रख दिए, वो हैमर यूज नहीं करेंगे, स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करेंगे, मशीन नहीं बनाएंगे. सो इस तरीके से इसको पेन डाउन स्ट्राइक के नाम से ना जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिट डाउन स्ट्राइक, टूल्स डाउन स्ट्राइक. दो द वर्कमैन कम टू द वर्क प्लेस डेली एंड ऑल्सो अवेल्स द वर्क फैसिलिटीज, दे सिट आइडल एंड स्टॉप वर्किंग. सो ये काम करना बंद कर देते हैं. डेली आएंगे, वेजेज भी लेंगे, फैसिलिटीज़ भी अवेल करेंगे, काम नहीं करेंगे. तो ये डबल डेंजरस काम हो जाता है. इसके बाद से ये नुकसान कुछ नहीं पहुंचाता है. ध्यान देने वाली बात है कि पेन डाउन स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, बट काम नहीं करते हैं ये. टोकन स्ट्राइक. टोकन स्ट्राइक is a short form of protest where the workmen stop their work for a definite period. It is usually for as short as 24 hours to hamper a day's production or so and get their demand fulfilled by the management. So token strike में क्या होता है, एक ये सिग्नल है, आप हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम आगे से कंप्लीट स्ट्राइक पे चले जाएंगे और हम एक दिन के लिए हम मिनिमम टोकन स्ट्राइक मतलब कभी कभी 1 घंटे का भी होता है, 2 घंटे का भी होता है, अदरवाइज ये 24 घंटे का होता है. फुल डे का स्ट्राइक है, कोई काम नहीं करेंगे हम. 2-3 दिन का टाइम देते हैं मैनेजमेंट को सोचने के लिए. अगर 2-3 दिन के बाद भी मैनेजमेंट अगर कुछ डिसीजन नहीं लेती है तो फिर हम रेगुलर स्ट्राइक पे जाएंगे. तो ये क्या होता है, टोकन स्ट्राइक एक टेम्पोररी एक पीरियडिकल स्ट्राइक है, फिक्स है कि इतने देर तक हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं. अदरवाइज जो रेगुलर स्ट्राइक होती है वो तब तक चलती है जब तक हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है, हमारी बातें मानी नहीं जाती हैं. लाइटनिंग स्ट्राइक. द लाइटनिंग स्ट्राइक इज दैट फॉर्म ऑफ स्ट्राइक वेयर द वर्कमैन कॉल ऑफ द वर्क इमीडिएटली विदाउट गिविंग एनी प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ वार्निंग टू द मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैट कॉल स्ट्राइक.
सो क्या होता है, काम करते करते सडनली कोई इशू राइज हुआ और वहीं के वहीं वर्कर्स ने डिसाइड किया बंद करो काम। कोई प्लान नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, और काम करते करते सडनली एक 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 कंसेंसस बना, बंद कर दो काम। इसको लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं। लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमक होती है, तो वैसे ही यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। सडनली मैनेजमेंट सोचेगा ये क्या हो गया, क्या कारण भाई, क्यों बंद कर दिए? तो मैनेजमेंट क्या करेगा, इनसे निगोशिएट करेगा, इनसे बात करने के लिए मैनेजमेंट स्वयं ही आगे आएगा। तो ये भी एक टूल है जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा अपनाया जाता है। गो स्लो स्ट्राइक, ये तो और भी डेंजरस है साहब। देखने में ये लगता है कि ये नुकसान नहीं करते, बहुत नुकसान करता है। कैसे? This is another harmful way of protesting against the management, where the workmen secretly plan to decrease their work speed so that the production is hampered. However, in front of the management, they pretend to be highly committed towards their job. So इसमें cleverly ये क्या करते हैं, ये वर्क पे आते हैं, काम भी करते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं। जहाँ पे प्रोडक्शन पहले 100 होता था, अब प्रोडक्शन 50 हो रहा है। सो मैन पावर उतना ही है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई उतना ही है, एसी फैन की रिक्वायरमेंट उतनी ही है, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट उतनी ही है, व्हीकल की रिक्वायरमेंट उतनी है, जितने भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसकी सप्लाई मैक्सिमम उतनी ही है। आउटपुट कम हो गया, तो आउटपुट कम हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जब भी घटेगी तो कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। पहले 100 रुपीज़ में अगर 100 बैग प्रिपेयर होते थे, अभी 100 रुपीज़ में 50 बैग ही प्रिपेयर हो रहे हैं, तो एक बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपीज़ हो गया। तो मार्केट में compete कहाँ से करेंगे? सो गो स्लो स्ट्राइक है, एक बड़ा ही डेंजरस तरीका है। इसमें एम्प्लॉई बोलेंगे हाँ हम कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं साहब, और सब कुछ स्लो कर देंगे, धीमे धीमे चलेंगे, ऐसे चलेंगे जैसे कि जान ही नहीं है, कर रहे हैं हम मनमानी, बिना मन का करते हैं। सो गो स्लो स्ट्राइक जो है एक अनदर फॉर्म ऑफ डेंजरस फॉर्म ऑफ स्ट्राइक है। इससे पहले मैनेजमेंट से बातें कर लेनी चाहिए और अपनी जेन्युइन पॉइंट पर ही बातें करनी चाहिए। इन जेन्युइन बातों पर बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क टू रूल, in this type of strike the employees strictly follow their job rules or contract and stop performing additional tasks other than what all is mentioned in their agreement। कई बार क्या होता है, वर्क प्लेस पे हम एग्रीमेंट तो ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है कि हम इसमें से ये काम मुझे करना है, उसके अलावा भी काम हमें करना पड़ता है, वो इंसिडेंटल रिक्वायरमेंट होते हैं। जब वर्क टू रूल में जाएंगे तो जो भी इंसिडेंटल रिक्वायरमेंट है, इंसिडेंटल रिक्वायरमेंट वाला काम हम रोक देते हैं और हम बोलते हैं हमारा और आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसके लिए हो, हम सिर्फ यही करेंगे, इसके आगे वाला हम नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं वर्क टू रूल स्ट्राइक। इसके बाद से हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, आमरण भूख हड़ताल भी होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द स्ट्राइक इज द हंगर स्ट्राइक। The worker go on fasting for an indefinite period and sit nearby the workplace or the employer's house to project their demand। So इसमें क्या होता है, इसमें वर्कर जो होता है खाना पीना छोड़ देगा, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। कहाँ पे बैठ जाएगा? या तो वर्क प्लेस पे बैठेगा और नहीं तो एम्प्लॉयर के घर के सामने बैठेगा। हम अपने प्राण त्याग देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। आप हमारे डिमांड को फुलफिल कर लीजिए, जब तक आप हमारी डिमांड नहीं मानते तब तक हम बिना जल बिना अन्न के यहाँ पर पड़े रहेंगे, अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम काम पे नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं हंगर स्ट्राइक। ऐसी सिचुएशन ना आए, इसका ख्याल रखना चाहिए। सेकेंडरी स्ट्राइक, द अदर फॉर्म्स ऑफ, आप ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो प्राइमरी स्ट्राइक के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी स्ट्राइक के बारे में जान रहे हैं। द अदर नेम ऑफ द सेकेंडरी स्ट्राइक इज द सिंपैथी स्ट्राइक। In this, the force is applied against the third person having sound trade relations with the organization to indirectly incur a loss to the employer and the business. The third person does not have any other role to play in such a strike.
तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्राइक में क्या होता है, ये डायरेक्टली एम्प्लॉयर को इफेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कोई मर्चेंडाइजर होगा, कोई सप्लायर होगा, कोई रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट सप्लायर होगा, उसको ये वर्कर एसोसिएशन अप्रोच करेगा, बोलेगा इनका सप्लाई चेन कट ऑफ कर दो, कुछ ना कुछ बहाना बना दो। तो अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्राइक। इसके बाद से होता है थर्ड टर्शियरी जो होते हैं। सो सेकेंडरी स्ट्राइक में क्या होता है, अदर स्ट्राइक्स में फर्स्ट स्ट्राइक जो हो गया, सेकेंडरी स्ट्राइक हो गया, ये अदर स्ट्राइक्स है। अदर स्ट्राइक्स मीन्स देयर आर अनडाउटेबली अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक टू which takes place on a vast level involving the and affecting a large number of people. These are general strike. The strikes which are conducted on a mass level, that is in the whole country or a state or city, instead of just a single organization for fulfillment of a demand unanimously like job performance or increase in pay. आए समय में कई स्टेट में शिक्षक लोगों का हड़ताल चल रहा है, रेलवे का हड़ताल तो बहुत पहले होता भी था, अभी तो गवर्नमेंट हड़ताल की नौबत तक नहीं आने देती है। सो क्या है, अगर मास उस लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसको जनरल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकल स्ट्राइक जो ये मोस्ट डेंजरस है। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक होता है, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है। सो राजनीतिक हड़ताल जो होता है इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इतनी आसानी से ये ख़त्म भी नहीं होती हैं। एनी लॉ और एक्ट प्रोपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग changes to working terms and condition when accepted by the worker is unaccepted, when unaccepted by the worker is protested through the political strike on a massive level. गवर्नमेंट कुछ रूल लेकर के आ रही है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का रूल लेकर के आई थी, कंप्यूटराइजेशन का रूल लेकर के आई थी। उस समय जितने भी एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय के एसोसिएशन थे, वो उसके विरोध में थे, तो उसके विरोध में थे तो वो स्ट्राइक करते थे। उसमें अदर पॉलिटिकल पार्टी का उनको सपोर्ट मिलता था, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्राइक। जब गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाती हैं और उस चेंजेस के विरोध में जब स्ट्राइक होती है, उसको पॉलिटिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाता है। पार्टिकुलर स्ट्राइक, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इशू और पर्सन विद इन ए सिटी, स्टेट और कंट्री एंड टेक अप अ कोलोसल फॉर्म इज टर्म्ड एज पार्टिकुलर स्ट्राइक। सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट ए स्पेसिफिक इशू, अ पर्सन विद इन ए सिटी, स्टेट और कंट्री। सो इसमें पार्टिकुलर स्ट्राइक में किसी पार्टिकुलर इशू पे, किसी पार्टिकुलर सिटी में, किसी पार्टिकुलर चीज को लेकर के जो स्ट्राइक किया जाता है उसको पार्टिकुलर स्ट्राइक कहते हैं। उसके बाद से बंद इज adopted in countries like Nepal and India where a specific community or a political party calls a general strike across the country, city, state और country. It is form of civil disobedience. So यहाँ पर बंद का मतलब ज़बरदस्ती सबकी दुकानें बंद करा देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद करा देना, ऑफिसेज बंद करा देना, इसमें बहुत से पावर इन्वॉल्व होते हैं। सो बंद का नाम तो मुझे लगता है कि इंडिया में सबको पता है। यहाँ पर कर्फ्यू हो गया, वहाँ पर 144 लगा दिया गया, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बंद बुलाती है। सो ये एक बहुत बड़ा स्ट्राइक का तरीका है, बंद। उसके बाद से अब जब स्ट्राइक का पूरा फॉर्म हो गया तो अब पार्ट जो होता है वो एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉयर थक चुका है, एम्प्लॉयर इनके किसी भी अनजस्टिफाइड डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको पता है कि इनके डिमांड अनजस्टिफाइड है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, बंद कर देगा अपनी कंपनी को। उसको क्या कहते हैं, लॉकआउट कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज रेज्ड बाय द एम्प्लॉयर्स टू इम्पोज ए स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन ऑन द वर्कर्स। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो ताला लगा दिए, कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, काम नहीं है, आप न आइए। अपने आप ही एम्प्लॉय एसोसिएशन है, वो आकर के मैनेजमेंट से बात करेंगे क्या बात है, तब मैनेजमेंट अपनी बातों को उनको बताएंगे। In lockout, the employer temporarily closes down the workplace or stops the work or takes action like suspending the workers to force them to follow the new terms and condition. So new terms and condition को फॉलो कराने के लिए, रूल को फॉलो कराने के लिए टेम्पोररी क्लोज डाउन ऑफ द वर्क प्लेस को लॉकआउट कहा जाता है।
स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी जरूरी है। सो स्ट्राइक रेफर्स टू द सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द वर्कर्स। जब वर्कर काम करना बंद कर दे तो उसको स्ट्राइक कहते हैं। और लॉकडाउन इज द सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयर आपको काम ही नहीं देगा। यहाँ पर स्ट्राइक में क्या है, एम्प्लॉयर वर्क दे रहा है, आप करना नहीं चाहते हैं, तो करना नहीं चाहते हैं तो ये स्ट्राइक हो गया। लॉकआउट में क्या है, आप करना तो चाहते हैं, एम्प्लॉयर आपको वर्क नहीं देगा, लॉक लगा दिया, जाओ घर जाओ, इसको लॉकआउट कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव विड्रॉल ऑफ लेबर सप्लाई है, ये स्ट्राइक में आ जाता है। विद होल्डिंग द डिमांड ऑफ लेबर है, ये वह लॉकआउट में आ जाता है। ये स्ट्राइक जो है टूल्स ऑफ वर्कर्स है, लॉकआउट है ये टूल्स ऑफ मैनेजमेंट है। यूनियन का पावर टैक्टिस जो है वो स्ट्राइक है, और मैनेजमेंट का जो पावर टैक्टिस है, एम्प्लॉयर का जो पावर टैक्टिस है, ये लॉकआउट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेन रिड्रेसर ऑफ ग्रीवेंसेस, ये स्ट्राइक का है। लॉकआउट क्या क्या है, टू गेन एन एडवांटेज बाय इन्फ्लिक्टिंग प्रोप्राइटरी राइट्स ओवर द वर्कर्स। इनिशिएट और रेजिस्ट चेंज इन देयर वर्किंग कंडीशन, उसके लिए स्ट्राइक लाते हैं। लॉकआउट फोर्स एम्प्लॉयज टू रिटर्न टू वर्क, काम पे आ जाओ भाई, नहीं तो बंद कर दूंगा, ये लॉकआउट का तरीका है। तो ये स्ट्राइक और लॉकआउट में ये डिफरेंस है, आपके कंसेप्ट क्लियर में भी काम आएगा और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा। So basically strike and lockouts are just methods resorted to by the workers and employers with an aim of settling their dispute. So दोनों का पर्पस एक ही है, दोनों का पर्पस है डिस्प्यूट को सेटल करना। पहले वो रूठ जाए कि पहले ये रूठ जाए, इस पर डिपेंड करता है। घर में भी ऐसा ही होता है। सो क्या होता है, ये दोनों के अपने अपने टैक्टिस हैं अपनी अपनी बातों को मनवाने के लिए। पर्पस क्या है, कोई इशू एराइज हो गया उसको सेटल करना है, और कोई पर्पस नहीं है। व्हेन दे फेल टू सेटल डाउन देम पीसफुली, तब ये स्ट्राइक और लॉकआउट पे आते हैं। लॉकआउट इज नॉट यूजुअली अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, रेदर इट इज यूजुअली अनाउंस्ड व्हेन द वर्कफोर्स कंटिन्यू देयर स्ट्राइक। एम्प्लॉयर कभी भी लॉकआउट प्रीफर नहीं करता, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी कमिटमेंट जो होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। सप्लायर है वो सप्लाई नहीं, जहाँ से डिमांड है वहाँ पर सप्लाई नहीं कर पाएगा। सो एम्प्लॉयर कभी भी लॉकडाउन प्रीफर नहीं करेगा। लेकिन जब कोई ऑप्शन नहीं बढ़ता है, रेदर इट इज यूजुअली अनाउंस्ड व्हेन द वर्कफोर्स कंटिन्यू देयर स्ट्राइक। आप लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एम्प्लॉयर के प्रॉपर्टी को इंज्यूर कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के रेपुटेशन को इंज्यूर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर भी क्या करेगा, बंद कर देगा। तो एम्प्लॉयर जो स्ट्राइक जो है ये एम्प्लॉयज का एक रेगुलर टूल है, और लॉकआउट जो है, लॉकआउट एम्प्लॉयर का एक रेयर टूल है। वो तभी यूज करते हैं जब कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। प्रयास ये करना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हो वो इतने हार्मोनियस हो, इतने कॉर्डियल हो, इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इंडस्ट्रियल रिलेशन चले कि हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नौबत ही ना आए। क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हार्मफुल होता है वर्कर के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी, ट्रेड यूनियन के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, और एट लार्ज कंट्री के लिए भी ये हार्मफुल होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। आप SGKG स्टडीज पर इस सब स्टडीज को देख रहे हैं, आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट भी करना सीखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना भी सीखिए। बहुत लोग ऐसे हैं, दे आर सर्चिंग द मटेरियल, उनको मटेरियल मिल नहीं पा रहा है, वो इस मटेरियल के लिए हजारों खर्चे करने के लिए तैयार हैं, तब भी सेटिस्फैक्ट्री उनको स्टडी नहीं मिलती है। हम यहाँ पर फ्री में ये स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लिए, ताकि आप बढ़िया से इसको तैयार कर सकें। ये सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, ये मेंस भी होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि हमारे स्टडी मटेरियल को किस तरीके से यूज करते हैं। बट अच्छा होगा आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 है, इस पर ये स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, इस पर भी जा करके आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये SGKG स्टडीज है, इस पर लगभग 196 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जा करके इनका स्टडी करें।
और ये SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बहुत से स्टडी मटेरियल यहाँ पर अपलोड हुआ है। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जा करके इस पर स्टडी करें। सक्सेस का एक ही मंत्र है, स्टडी स्टडी स्टडी, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना रिवीजन होगा उतना ही काम आने वाला है एग्जाम में। सो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।